नमस्कार, वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज की स्पेशल रिपोर्ट लोकसभा। कहते हैं कि मतदान का टीका आपके प्रदेश को गलत हाथों में जाने से बचा सकता है। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं, जहां बात है एक राष्ट्र और एक चुनाव की। चुनावी फिजा में गूंजती युवाओं की आर्थिक मौलिक जरूरतें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी उम्मीदों को पंख देने के लिए सिर्फ नेताओं के वादे काफी नहीं है, क्योंकि हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस सेक्टर्स पर युवाओं की समझ ही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, क्योंकि ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज है, जहां एक तरफ जुग्गी भसीन के स्टेटमेंट के हिसाब से बीजेपी राम राज्य के कॉन्सेप्ट के साथ सेट पैटर्न पर भारत में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाना चाहती है, और प्रवीण राय के हिसाब से लोगों में भी नेशनलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, आर्टिकल 370 जैसे इश्यूज के बारे में जागरूकता का एहसास हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राजकुमार श्री राहुल गांधी जी मानते हैं कि भारत के किसी भी हिस्से में अगर डेवलपमेंट देख रहे हैं तो स्कूल्स, डैम्स, फैक्ट्री, आईटी पार्क जैसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को कांग्रेस की आइडियोलॉजी ने ही बनाया है। आज का युवा घर, स्कूल, नुक्कड़ और खेल के मैदानों में ओपन डिस्कशंस के जरिए अपनी राजनीतिक जिज्ञासा को जाहिर करता है। उदाहरण के तौर पर कानून एक युवा को अपने लोकसभा क्षेत्र में डायरेक्ट वोटिंग से सही कैंडिडेट चुनने का अधिकार देता है, लेकिन वो कानून किस एक्ट या अमेंडमेंट का हिस्सा है ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है। वक्त की आवाज टीम इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए युवाओं के साथ लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस को आसान भाषा में समझने की बात करेगी। लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस ऑफिशियली तब शुरू होती है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर देश के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन इशू करते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को नामांकन भरने के लिए 7 दिन का समय मिलता है। इलेक्शन कमीशन नामांकन पन्नों की जांच नामांकन भरने की आखिरी तारीख के अगले दिन करता है। नामांकन जांच के दूसरे दिन तक कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले सकता है, लेकिन रोचक बात यह है कि नामांकन वापस लेने के 20वें दिन तक चुनाव नहीं होगा। कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म में अपना नामांकन भरते समय अपना ऑफिशियल नेम, एज, पोस्टल एड्रेस और सीरियल नंबर ध्यान से भरना होता है। मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया ए से चुनाव लड़ना है, तो नामांकन भरते समय इस एरिया के कम से कम 2 रजिस्टर्ड वोटर से मुझे समर्थन मिलना चाहिए। नामांकन भरते समय मुझे शपथ भी लेना होगा कि मेरे द्वारा चुनाव आयोग को दी गई संपूर्ण जानकारी सही है। इसके बाद मेरा नॉमिनेशन पेपर यानी नामांकन पत्र इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम मुझे 10,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्शन कमीशन के खाते में जमा करनी होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई कैंडिडेट SC या ST वर्ग से आता है तो उसको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मात्र 5,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। अब भैया पैसा वैसा तो जमा हो गया, लेकिन इफ इन केस मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया के टोटल वोट्स में से 1/6 वोट्स भी नहीं मिलते हैं तो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। हाँ जी, अब इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठकर मेरे नॉमिनेशन पेपर की वेरिफिकेशन जांच करेंगे। जी हाँ, अगर जांच के दौरान पता लगता है कि मेरी उम्र 25 वर्ष से कम लिखी हुई है, या मैंने निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करी, या मैं कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था चला रहा हूँ, या मैं देश के किसी भी कोने में एक वोटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरा नामांकन उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव आयोग की अनुमति से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में इलेक्शन कैंपेन कर सकता हूँ। कैंपेन के दौरान लोगों से मिलकर मैं उनके दुख, दर्द, तकलीफ, जरूरतों, शिकायतों को सुनूंगा और समझूंगा, और अपनी पार्टी के एजेंडा लिस्ट में इनको जोड़कर उनसे सच्चे झूठे वादे करूंगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ मेरे भाषण की हर एक पंक्ति पर तालियां पीटेगी और गुनगुनाएगी, अरे येलो फुल, रेड फुल, वेदांत भैया ब्यूटीफुल। बहरहाल ये इलेक्शन कैंपेन चुनाव होने से करीब 48 घंटे पहले तक ही चलेगा। उसके बाद चाहे फ्री एक्सेस वाला स्टेट ओन मीडिया हो या दूरदर्शन का कोई टॉक शो हो, मैं कहीं भी अपना प्रचार नहीं कर सकता हूँ।
यह एक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस, लोकसभा में सीट अलोकेशन, वोटर्स की क्वालिफिकेशन से लेकर इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी जैसे तमाम चीजों की देखभाल करता है। इलेक्टोरल रोल्स माने मतदाता सूची की तैयारी में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया के सभी एलिजिबल वोटर्स की एज, क्वालिफिकेशन, सिटीजनशिप और फैमिली बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करी जाती है। इसी एक्ट के तहत चुनाव आयोग अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची की जनगणना करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हायर करते हैं। ये ऑफिसर्स मतदाता सूची के रजिस्ट्रेशन, एक्यूरेसी और फाइनल कंप्लीशन की जिम्मेदारी उठाते हैं। आपने टर्म सुना होगा, डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटरीज। जी हाँ, इस प्रोसेस में चुनाव आयोग बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कॉन्स्टिट्यूंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में बांट देता है, ताकि हर एरिया में फेयर वोटिंग से लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए। चुनाव आयोग के नियम, कानून और धाराएं तो हमने समझ ली, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब की सेफ्टी के लिए भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ही चुनाव के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार, झगड़ों और नियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चुनाव याचिकाओं को सुनने और उन पर कठोर निर्णय लेने का अधिकार भी देता है। भाई साहब, पोल डे एक बहुत ही रोमांचक प्रोसेस है जिसको हम पब्लिक के कुछ बेसिक सवालों के माध्यम से समझेंगे। कोटा से आस्किन अंसारी का सवाल है कि सर, अगर मेरे एरिया में भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मतदाता सूची के हिसाब से बूथ का सेटअप नहीं करती है, तो क्या चुनाव आयोग बूथ सेटअप करने की जिम्मेदारी लेगा? जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग वोटर असिस्टेंट बूथ को एक ऐसी बिल्डिंग में सेटअप करेगा जहां पहले से 2 या 3 वोटिंग स्टेशन उचित स्टैंड बोर्ड के साथ लगाए गए हैं। अधिकारियों के गाइडेंस में वोटर्स मतदाता सूची में अपने नाम, सीरियल नंबर और पब्लिक बूथ जैसी डिटेल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात की सूचना पहले ही चुनाव आयोग को दे देती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर उसका भी प्रबंधन कर देते हैं। वहीं राजस्थान के इटावा से छोटू लाल पूछ रहे हैं कि सर, क्या अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पे अपने साथ लाइसेंस हथियार ले जा सकता हूँ? नहीं भाई साहब, बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि सेक्शन 134B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के तहत वोटिंग एरिया में आप अपने साथ किसी भी प्रकार के हथियार को नहीं ले जा सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मतदाता को ईवीएम मशीन पर वोट करने के लिए मतदाता सूची पर साइन करना होता है और अपनी जेब से अपना पहचान पत्र यानी वोटर आईडी पोलिंग बूथ ऑफिसर्स को दिखाना होता है। मतदाता ईवीएम मशीन के सामने जाता है और अपना वोट करने के लिए अपनी पसंद का बटन दबा देता है। वोट काउंटिंग को मशीन द्वारा ऑटोमेटिक सेव कर लिया जाता है। ईवीएम मशीनों में सुरक्षा के लिए कई सेफ्टी प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस शामिल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, टाइमर और क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रोसेस से जुड़े तमाम नियम और कानून की बातों को विराम देते हुए हम भगवत गीता की कुछ पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से इस धरती पर जन्म लेता आया हूँ। इसी तरह मतदान ही एकमात्र हथियार है, क्योंकि मतदान के जरिए हम अच्छी सरकार चुन सकते हैं जो हमारे विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाएगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक अच्छा नेता ही सहयोग प्रदान कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।